प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं वह अमेरिका के एक अभिकरण द्वारा, एक एजेंसी द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में और खास करके फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है उसके बारे में है। अभी इस अभिकरण ने हिंदुस्तान के 3 फोटो जर्नलिस्ट को, जो एसोसिएट प्रेस नाम की संवाद समिति से जुड़े हुए हैं, उनको जो है पुरस्कार यह कहकर दिया है कि इन्होंने उत्कृष्टता फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। और उसमें जो 3 प्रमुख फोटो जर्नलिस्ट हैं उनमें एक तो कश्मीर घाटी के मुख्तियार खान हैं, दूसरे भी कश्मीर घाटी के ही यासीन दार हैं और तीसरे जम्मू के श्री चन्नी आनंद हैं। इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और ये भी आश्चर्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जिन पत्रकारों को, फोटो जर्नलिस्ट को जो पुरस्कार दिया है वो तीनों जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको संयोग ही कहना चाहिए कि एक ही प्रदेश के 3 फोटो जर्नलिस्ट, और जिस विषय पर, जिस फोटो पर उनकी जो उनकी अचीवमेंट है पुरस्कार दिया गया है, वो अचीवमेंट है कि उन्होंने कश्मीर घाटी में जो हो रहा है उससे संबंधित कुछ चित्र, कुछ फोटो प्रेषित किए हैं। और पुरस्कार देने वालों को लगा कि ये फोटो जो हैं ये तो अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग है। देखिए, जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो फोटो की उत्कृष्टता तो होनी चाहिए, ये तो एक पैमाना है, लेकिन साथ ही वह फोटो बिना बोले हुए भी, क्योंकि फोटो बोल तो सकता नहीं, वो अपने आप में ही दृश्य जो है, विजुअल है, वो अपने आप में बोलता है, उसमें ऑटो की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो अपने आप में बिना बोले ही सब कुछ सच्चाई बयान कर दे, इस प्रकार का फोटो है तो माना जाता है कि सब ये तो उत्कृष्ट फोटो है। और उसके नीचे कैप्शन भी दी जाती है कि चाहे फोटो जितना मर्जी उत्कृष्ट हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे थोड़ी कैप्शन देना तो जरूरी है। तो ये जो फोटो जिन पर इनको पुरस्कृत किया गया है, जहां इनको महिमा मंडित किया गया है, ये कश्मीर घाटी में भारतीय सशस्त्र सेना बल जिस प्रकार से आतंकवादियों से और खास करके विदेश समर्थित आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, उनसे टक्कर ले रहे हैं, उससे ताल्लुक रखता है। 2019 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने एक 11 साल के बच्चे को बंधक बना लिया और उसको ढाल बनाकर वो सशस्त्र सेना बलों को चुनौती देने लगे और वहां से भागने का प्रयास करने लगे। भारतीय सशस्त्र सेना बलों ने जो इनकाउंटर में मशगूल थे, इस जो भिड़ंत हो रही थी, उन्होंने बहुत बार बार लाउड स्पीकर से और अन्य माध्यम से गुजारिश की कि साहब आप इस 11 साल के बच्चे को कम से कम क्यों ढाल के तौर के पर इस्तेमाल करते हो, इसको छोड़ दीजिए। और लेकिन आतंकवादियों ने 11 साल के बच्चे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके उसको छोड़ने से इनकार कर दिया और उस गोलाबारी में, लड़ाई में वो 11 साल का बच्चा भी मारा गया। दूसरे तो जो मरे वो मरे ही, लेकिन 11 साल का बच्चा भी मारा गया। तो कुछ पत्रकारों ने, फोटो जर्नलिस्ट ने ये लिखा कि 11 साल के एक बच्चे को भारतीय सशस्त्र सेना बलों ने उसको मार गिराया और उस बच्चे के लाश पर या उसको किस प्रकार लोग रुदन कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय सेना बलों ने उस बच्चे को मार गिराया, ये कैप्शन और अर्थ देती है। आतंकवादियों ने बच्चे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी, ये और अर्थ देती है। प्रैक्टिकली तो यही हुआ कि आतंकवादियों ने अपने हित के लिए उसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, जो निंदनीय है और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अब ये हैरानी की बात है कि जिस चित्र की और जिस कैप्शन की निंदा की जानी चाहिए थी, पुरस्कार देने वालों को लगा कि यही सर्वश्रेष्ठ चित्र है और उनकी दृष्टि में इससे जो सच्चाई आ रही है वो लाजवाब है, इसलिए ऐसे फोटो जर्नलिस्ट को तो पुरस्कृत करना चाहिए। और पुरस्कार देने वालों ने पुरस्कार देते हुए जो महिमा मंडन या प्रस्तुति पत्र दिया, उसमें भी उन्होंने 2 बातें लिखी हैं जो जिसको पढ़ने के लिए सामान्य दृष्टि से शायद जो देखें कि पुरस्कार दिया गया है और बड़े उत्साह में आ जाएं, लेकिन प्रशस्ति पत्र में जो लिखा हुआ है कि कश्मीर जो भारत के नियंत्रण में है,
भाई कश्मीर भारत के नियंत्रण में नहीं है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री। कश्मीर भारत का उसी प्रकार हिस्सा है जिस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। और कश्मीर जो भारत के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना वो उसी एक्ट के तहत बना जिस एक्ट के तहत बाकी सभी इंडियन स्टेट्स उसका हिस्सा बनी। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसमें किसी भी स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए जो पद्धति अख्तियार करनी पड़ती थी वही पद्धति वहां के महाराजा हरि सिंह ने अख्तियार की थी और उसको स्वीकार उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। इसलिए कश्मीर के बारे में ये कहना कि कश्मीर इंडियन कंट्रोल्ड एरिया है, जानबूझकर, मैं इसको अज्ञानता के कारण तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो लोग पुरस्कार देते हैं और पुरस्कार देने के लिए जो चयन करते हैं जिस ढंग से, तो वो अज्ञानी होंगे ऐसा मानना तो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जानबूझकर वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और प्रिय मित्रों, साथ उसमें जो और लिखा कि उस कश्मीर की स्वतंत्रता का हरण भारत ने कर लिया है और उसका प्रमाण क्या दिया गया कि वहां से कुछ अरसे से जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको थोड़ा रोका गया है। जाने देश के किसी हिस्से में आतंकवाद के कारण आप आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवादी कम्युनिकेशन सिस्टम का दुरुपयोग ना कर सकें उसको प्रतिबंधित करते हैं। तो इस पुरस्कार देने वाले अभिकरण की दृष्टि में ये कश्मीर की स्वतंत्रता का हरण है। मैं समझता हूं ये तीनों चीजें मिलकर एक पूरे षड्यंत्र की ओर संकेत करती है। प्रिय मित्रों, एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पश्चिमी देशों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, खास करके एशिया और अफ्रीका के देशों में जिन लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं वो केवल उत्कृष्टता या सत्य न्याय के कारण पुरस्कार नहीं दिए जाते। इन पुरस्कारों के पीछे एक लंबी रणनीति होती है, लंबी राजनीति होती है, जिसको हिडन एजेंडा भी कहा जा सकता है। ये हिडन एजेंडा की पूर्ति के लिए पुरस्कार एशिया और अफ्रीका के लोगों को दिए जाते हैं। आपके ध्यान में होगा नोबेल पुरस्कार देने वालों ने महात्मा गांधी को शांति का पुरस्कार न देकर चर्चिल को शांति का पुरस्कार दे दिया था। तो क्या सामान्य आदमी कोई ये स्वीकार कर सकता है कि चर्चिल शांति के प्रतीक थे और महात्मा गांधी शांति के प्रतीक नहीं थे? इसलिए केवल प्रश्न बोलते थे पुरस्कार का नहीं है, वो एक छोटा सा पुरस्कार है। ऐसे 50 पुरस्कार विदेशी एजेंसियां देती हैं और उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। लेकिन हम सभी जानते हैं इन पूरे पुरस्कारों के पीछे एक पूरी राजनीति काम करती है। जिस एजेंसी ने जे दोनों कश्मीर के पत्रकारों को जो पुरस्कार दिया है, इनडायरेक्टली कहना चाहिए कि वह एजेंसी हिंदुस्तान में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और इसको यदि आप इस सीक्वेंस को जोड़ें, कश्मीर में आतंकवादियों से भारतीय सशस्त्र बल और कश्मीर के लोग लोहा दे रहे हैं। इसमें कश्मीर के लोग भी सफर कर रहे हैं। ये 11 साल का बच्चा जो बेचारा मारा गया, ये आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के लोगों को बंधक बनाए जाने की कहानी है। कश्मीर के लोग दे आर इक्वली सफरर, लेकिन विदेशी एजेंसी ना तो कश्मीर के लोगों के दुख को देख पा रही है, ना अलगाववादियों के इस षड्यंत्र को देख पा रही है। विदेशी एजेंसी उनको महिमा मंडित कर रही है। प्रिय मित्रों, आतंकवादी कश्मीर में लड़ते हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर उनको सपोर्ट करते हैं, उनमें बुद्धिजीवी भी हो सकते हैं, सूडो सेकुलरिस्ट भी हो सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस प्रकार के चित्र लेकर उसके नीचे कैप्शन देकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस पूरी कथा में जो पहली कड़ी है, दूसरी कड़ी बाहर शुरू होती है जो इन लोगों को पुरस्कार देते हैं। किसी ने कहा था कि यदि आपने किसी से बड़ा काम करवाना हो तो पहले ये बड़ा काम आप किसी छोटे आदमी से नहीं करवा सकते, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास छोटे आदमी हैं तो उनसे बड़ा काम कैसे करवाओगे? उसका फिर एक तरीका है कि उनको पॉलिटिशियन पुरस्कार दो। पुरस्कार से उनका कद बढ़ेगा और बढ़े हुए कद के आदमी से आप बड़ा काम करवा सकते हो। अभी एक फोटो कैप्शन और इस प्रकार के, लेकिन अब पुरस्कार पाने से उत्साह बढ़ेगा और थोड़ा आम लोगों के दृष्टि में उनकी मान्यता भी बढ़ेगी। जैसे किसी ने कहा था ना कि भाई विदेश की एजेंसी जब किसी को हिंदुस्तान में या एशिया के देशों में या अफ्रीका के देशों में पुरस्कार देती है तो पुरस्कार मिलने से मिट्टी भी सोना बन जाती है।
ये जो पुरस्कार दे रही एजेंसियां हैं, ये हिंदुस्तान में मिट्टी को सोना बनाने का काम कर रही है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ये जो सोना बन रहा है, ये सोना नकली सोना है। कुछ देर के लिए तो लोगों को भ्रमित कर सकता है, जैसे हमारे देश में कुछ लोग आलू से भी सोना बनाने की तरकीबें बता रहे हैं। तो ये नकली सोना कुछ देर के लिए प्रभावित कर सकता है, लोगों को चकाचौंध कर सकता है, देर तक चकाचौंध नहीं कर सकता। लेकिन जो एजेंसियां पुरस्कार दे रही हैं, उनका उद्देश्य भी कुछ काल के लिए ही लोगों को चकाचौंध करना है, क्योंकि उस चकाचौंध में वो एजेंसियां अपने हिडन एजेंडा को आगे बढ़ा लेती हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी पहली कड़ी है कश्मीर में आतंकवादियों का लोगों को बंधक बनाना, और दूसरी कड़ी है विदेशों में उनको पुरस्कृत किया जाना, और तीसरी कड़ी क्या है कि जैसे ही पुरस्कार मिले तुरंत हिंदुस्तान में कुछ लोग उसको महिमा मंडित करना शुरू कर दें। ये तीनों बिंदु मिलकर एक पूरी कड़ी बनाते हैं। तो पहली कड़ी में जिन्होंने इस प्रकार के कैप्शन दिए, और दूसरी कड़ी जिन्होंने इनको पुरस्कृत किया, और तीसरी कड़ी हिंदुस्तान में तुरंत सबसे पहले एकदम जैसे ही पुरस्कार की घोषणा हुई, मानो मुझे तो लगता है कहीं पुरस्कार की इंतजार ही तो नहीं किया जा रहा था कि कैसे ही पुरस्कार मिले और तुरंत उसको महिमामंडित किया जाए। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि साहब इन पत्रकारों ने तो कमाल कर दिया, हिंदुस्तान में जो हो रहा है इन पत्रकारों ने वो बात दुनिया भर को बताई। यानी हिंदुस्तान में आतंकवादी, हिंदुस्तान में भारतीय सेना बल जो हैं वो लोगों को मार रहे हैं, वो 11 साल के बच्चे को मार रहे हैं, वो लोगों को तंग कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हिंदुस्तान में हो रही है वो इन पत्रकारों ने, फोटो जर्नलिस्ट ने तुरंत सारी दुनिया को बता दी, और वहां से इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया। इसलिए इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं जो तीनों मिलकर एक कड़ी बनते हैं। प्रिय मित्रों, इस कड़ी को तोड़ने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि केवल, जैसे मैंने शुरू में कहा, केवल पुलित्जर पुरस्कार की बात नहीं है ये, तो और ऐसे 50 पुरस्कार हैं। लेकिन इन सभी पुरस्कारों के पीछे जो एजेंडा है उसको बेनकाब करने की जरूरत है, खास करके एशिया और अफ्रीका के देशों में। इन लोगों ने जिन्होंने पुरस्कार दिया है उन्होंने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की सॉवरेंटी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने हिंदुस्तान की जो प्रभु सत्ता है उसको प्रश्नित करने का प्रयास किया है। ये ठीक है कि इस प्रकार के छोटे मोटे पुरस्कारों से, इस प्रकार से कुछ छोटे लोगों को बड़ा बौने को बहुत नौगजिया बनाने में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। एक बौना दूसरे के कहने पर 9 गज का नहीं हो जाता है, लेकिन इस आवाज से कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन असली बात जो मैं कहना चाहता था, भाई इन सभी पुरस्कारों के पीछे की रणनीति को और हिडन एजेंडे को हमें ध्यान में रखना होगा। आपके ध्यान में होगा, अभी कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान की एक लेखिका को, जो अंग्रेजी में लिखती हैं, अरुंधति राय, उन्होंने एक उपन्यास भी अंग्रेजी में लिखा था। अब और भी बहुत कुछ लिखती रहती हैं, लेकिन जब विदेशी एजेंसियों को लगा कि भाई जो लिखती हैं वो हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को बड़ा कर दिया जाए, तो लिखेंगी तो वही जो पहले से लिख रही हैं। यदि उनको बड़ा कर दी जाए, उनका कद बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी आवाज की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन प्रश्न ये कि कद कैसे बड़ा किया जाए? कद बड़ा करने का तो एक ही तरीका है, या तो हिंदुस्तान के आम पाठकों में उसका जो लिखा हुआ है उसको मान्यता मिले, उसको पढ़ने के लिए लोग बढ़े। लेकिन वो तो हो नहीं रहा, पाठक वर्ग सीमित है, तो इसको कैसे बड़ा किया जाए? फिर इसको एक विदेशी पुरस्कार दे दिया जाए। विदेश का पुरस्कार आएगा तो कद अपने आप बड़ा हो जाएगा। फिर वो जो भी कहेंगी उस शब्द की कीमत भी बड़ी हो जाएगी। अभी एक पत्रकार को भी पिछले दिनों इसी प्रकार का पुरस्कार दिया गया। तो ये एक प्रकार से पूरा, जिसको कहना चाहिए, रणनीति है और षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र आज से नहीं शुरू हुआ, ये षड्यंत्र बहुत पुराना है। जब कुछ लोगों ने, यूरोप के कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो इंडिया है ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, तो अभी भी वही रणनीति चल रही है। अब थोड़ा पीछे जाएंगे तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब अपना पीएचडी का थीसिस विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया था, तो जिन्होंने थीसिस को जांचा था उन्होंने डिग्री देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। बाबा साहब ने खुद इसका जिक्र किया है। तो बाबा साहब को बुलाया गया, बाबा साहब ने कहा भाई एक बात बताओ, जो मैंने किताब में लिखा है वो तथ्य है,
उसके लिए जो मैंने एविडेंस दिए हैं वो भी तथ्य हैं, वो प्रामाणिक हैं। जो मैंने आर्गुमेंट दिए हैं वो भी ठीक हैं। आप मेरे तर्कों पर, मेरे एविडेंसेस पर, मेरे तथ्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो, उस पर तो आप प्रश्न चिन्ह लगाते नहीं। आप कहते हो आपके तर्क सब ठीक है, तथ्य सब ठीक है, एविडेंस सब ठीक है, लेकिन बाबा साहब आपने ये जो निष्कर्ष निकाले हैं वो हमारे देश को सूट नहीं करते, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सूट नहीं करते, हमारे कल्चरल इंटरेस्ट को सूट नहीं करते, इसलिए आप अपने निष्कर्ष बदलिए। बाबा साहब ने इनकार कर दिया था। तो यदि विदेश की यूनिवर्सिटियां पीएचडी देने के लिए भी इस बात का ध्यान रखती हैं कि निष्कर्ष हमारे देश को सूट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो ना एविडेंस का ध्यान रखती है, ना तर्क का ध्यान रखती हैं, और ना ही तथ्यों का ध्यान रखती हैं। उनके दिमाग में केवल एक बात है कि एविडेंस सूट, निष्कर्ष सूट करते हैं या नहीं करते। इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में भारत को लेकर, एशिया को लेकर, अफ्रीका को लेकर किस प्रकार की रणनीति पीएचडी का डिग्री देने के लिए चल रही है। पुरस्कार तो बहुत बड़ी बात है। म्यांमार की एक लेडी को एक बार नोबेल पुरस्कार मिला था, आंग सान सुई को, और तब बड़ा आंग सान सुई डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है, इसलिए इसको म्यांमार पुरस्कार मिला है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जब म्यांमार में रोहिंग्या और बौद्धों का झगड़ा हुआ तो यूरोप वालों ने कहा रोहिंग्या पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। आंग सान सुई ने कहा अत्याचार तो नहीं हो रहे, लेकिन रोहिंग्या जो हैं वो बौद्धों को मार रहे हैं। तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पुरस्कार किया तो उन्होंने कहा लेडी क्या बोल रही है, इसने नई बात क्या शुरू कर दी है, इसका पुरस्कार वापस लेना चाहिए, इसको तो हमने पुरस्कार देकर धोखा खा दिया। ये तो बात, यदि जो आंग सान सुई कह रही है यदि वो आपको सूट नहीं करता तब उसका पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। ये स्थिति आज की नहीं बनी हुई, ये स्थिति बहुत पहले से बनी हुई है। और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में भी कुछ लोग उस पूरे साम्राज्यवादी षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक सज्जन जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी जिनको बनाया हुआ है, जफरुल इस्लाम या क्या नाम उनका है, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा साहब हिंदुस्तान के लोग अपने आप को क्या समझते हैं, उनको पता नहीं कि हम जो मुसलमान हैं, हमने जब अरबों के पास जाकर शिकायत कर दी तो हिंदुस्तान का इनका काफिया टाइट हो जाएगा, इनको अकल आ जाएगी। अब ये जो जफरुल इस्लाम बात कर रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं 95% तो इंडियन मुसलमान हैं, वो अरबों के पास शिकायत क्यों करेंगे? वो तो हिंदुस्तान का ही है। लेकिन 5% आई एम नॉट श्योर कि जफरुल इस्लाम का जो है वो एसटीएम से आते हैं या हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। एसटीएम जाने जो अरब, तुर्क, मंगोल मूल के मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनका वास्ता उनसे है जो इंडियन मुसलमान है। जो इंडियन मुसलमान है वो शिकायत के लिए अरब के पास क्यों जाएगा भाई? वो तो इंडियन मुसलमान जो हैं, भारतीय मूल के मुसलमान हैं, वो तो उसी प्रकार प्रताड़ित रहे विदेशी आक्रमणकारियों से, तुर्कों से, मुगलों से, मंगोलों से, अरबों से, जिस प्रकार बाकी हिंदुस्तानी रहा। वो शिकारी नहीं है, शिकार हैं। लेकिन जफरुल साहब कहते हैं हम शिकायत करने जाएंगे भाई। यही बात प्रैक्टिकली मैं समझता हूं जो जफरुल इस्लाम कह रहे हैं, वही बात ये जो पत्रकार जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है ये भी वही कह रहे हैं। लेकिन साहब आप हिंदुस्तान में इतना अत्याचार कर रहे हो, आपने 11 साल के एक बच्चे को मार दिया। एक तो ये झूठ है, और कहते फिर हम इसको लेकर पश्चिम में जाएंगे, वहां बात करेंगे, और फिर वो आपको बताएंगे। उन्होंने बता दिया, जैसे ही पश्चिम में गए उन्होंने इनको पुरस्कार पकड़ा दिया कि भाई साहब आप जाओ अपने देश में, ये डुगडुगी बचाओ, ये ट्रॉफी दिखाओ हमें। अब वो हिंदुस्तान में आकर ट्रॉफी दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को, जैसे कि आप हमें कहते हो कुछ नहीं है, आप कहते हो कुछ नहीं हुआ, ये देखिए ये तो अब उन्होंने भी मान लिया, पुरस्कार देने वालों ने पुरस्कार दे दिया हमें। और प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान के लोग तो उस पुरस्कार पर हंसी रहे थे कि जिस प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं वो हम जानते हैं, जो पुरस्कार देते हैं उनको भी हम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन पुरस्कारों को, उस ट्रॉफी को देखकर तालियां पीटने वालों में अपने देश के राहुल गांधी भी हैं, कुछ दूसरे भी हैं। दूसरे देखिए, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं होता, इस देश में माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऐसी है जो हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, जो हिंदुस्तान की बेसिक आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है। वो तालियां बजाएगी जब पश्चिम से किसी को मेहमान मंडित किया जाएगा। वो इस पूरी रणनीति का, बड़ी रणनीति का एक छोटा हिस्सा होगा। ये पुलित्जर पुरस्कार भी उसका एक हिस्सा है। उसमें भारत के कुछ लोग भी जश्न मनाएंगे, लेकिन ये लोग सीमित हैं, ये लोग सीमित भी हैं और सीमित हो भी चुके हैं।
अब इनकी आवाज जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन विदेशी एजेंसियों को यही लोग सूट करते हैं, क्योंकि उनको इंडिया में से वही आवाज सुनाई देनी चाहिए जो किपलिंग ने बहुत अरसा पहले कही थी, जिन लोगों ने व्हाइट मैन बर्डन कहा था। तो मैं समझता हूं प्रिय मित्रों, आज ये पुलित्ज़र पुरस्कार जो मिले हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। रादर इस अवसर पर हम एक बार फिर बैठकर इन विदेशी पुरस्कारों के पीछे छिपी पूरी रणनीति और उसके हिडन एजेंडा पर बहस कर सकते हैं, ताकि तथ्य सामने आए और जो लोग छिपकर, पर्दे में छिपकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनका एजेंडा भी नंगा हो। धन्यवाद।